बात कहा, हर मीटिंग में कहा, और तकरीबन 3.5 महीने पहले मेरी इस बात पे आमादगी की इदारों ने और फेडरल गवर्नमेंट ने कि आप TORs बनाएं और अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो TOR भेजे हुए तकरीबन 3-3.5 महीने हो गए हैं। बार बार मैं रिमाइंडर भी दे रहा हूँ कि मेरे साथ बैठो इस पर, क्योंकि इसे मैंने जिरगे भी किए। पहले छोटा मैंने एक जिरगा बनाया, उसके बाद फॉलोड बाय एक बड़ा जिरगा जो हमने हर कौम से बंदे लेके भेजना था, अलॉन्ग विद जो फेडरल गवर्नमेंट ने हमें लोग देने थे अपने। तो हमारा काम मुकम्मल है उस लिहाज से, लेकिन यहाँ से हमें कोई जवाब भी नहीं आ रहा, हमारे साथ बैठ के इस पर बात भी नहीं की जा रही। तो मैं फिर दोबारा ये कहूँगा कि हमें इसके ऊपर संजीदगी से सोचना चाहिए, इसके बगैर कोई हल नहीं है इसका। और आपके सामने जो हालात चल रहे हैं उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है दोबारा, वो अभी रिसेंटली जो एक वाक़या हुआ है काटलांग में। अब काटलांग का जो ये इलाका है, जहाँ जहाँ भी बॉर्डर कहीं पे जाके लगती है तो उसके नीचे के इलाके भी उससे ज़ाहिर बात है फिर मुतासर होना शुरू हो जाते हैं अगर आप प्रॉपरली अपनी रेट को बहाल ना करें। आप पूरे साउथ के भी में देख रहे हैं, नीचे के जो ज़िले हैं वो इस वक्त सारे के सारे जो है वो दहशतगर्दी के साथ में आए हुए हैं। इस तरह जो ऊपर वाला इलाका है, इसमें भी 9 महीने पहले हमारे एक SSP जो है एजाज साहब शहीद हुए। यहाँ पर इधर ही दहशतगर्द मौजूद थे और उनसे मुकाबले में वो शहीद हुए। और इसी इलाके में इनके जो एलिमेंट्स हैं ये पाए जाते हैं। और उसके अंदर तो बड़े मेजर, जिन पे बहुत बड़े हेड बनी थे, 2 टेररिस्ट यहाँ पे मारे गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैपेसिटी की कमी है और ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि उसके अंदर हमारे 10 बेगुनाह शहरी, खवातीन, बच्चे और हमारे शहरी जो है उसमें शहीद हो गए, जिस पे हम मजम्मत भी करते हैं और हमारी जिम्मेदारी भी है कि अपने शहरी को हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है। तो अब मैं जो हमेशा एक बात करता हूँ कि हर चीज़ में सियासत ना की जाए। मुझे निहायत ही अफसोस है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, उनके मिनिस्टर्स पे और वज़ीर आज़म पे कि जिस तरीके से हमारे शहरी शहीद हुए और इन्होंने उसको ऐसा रंग दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि फेलियर इनका है। मैं यहाँ पे वादे करता हूँ कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते रहते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पे इत्तला मिलती है कि टेररिस्ट मौजूद है या कोई तश्कील आ रही है। उसमें हमारी पुलिस भी होती है, CRD भी काम करती है और आर्मी इदारे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी काम करती हैं। इस IBO के अंदर ना हमारी हुकूमत को पता था और ना हमारी पुलिस थी इसके अंदर। ये प्योर ऑपरेशन था और उन इदारों का था कि जो फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आते हैं। बजाय अपनी कैपेसिटी बेहतर करने के, बजाय अपनी गलती मानने के, अफसोस करने के, उल्टा उसको एक और रंग देना मेरे ख्याल में आंखें बंद करने वाली बात है। और आंखें बंद करने से ये मसले हल नहीं होते। हमारा ये फ़र्ज़ है कि जो कोलेक्टरल डैमेज पहले भी हुआ है आम शहरियों का, मुख्तलिफ जो मेजर ऑपरेशन हुए, अब ये जो छोटे छोटे इस तरह के जो IBOs हैं जो ऐसे इलाकों में होते हैं, अगर उनमें भी ये काम होगा तो हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और हम इसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ये एक क्लियर मैसेज है हमारा। हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग हम कर रहे हैं। 30 अरब रुपया जब से हुकूमत आई है हमने CRD और पुलिस को दिया है स्ट्रेंथन करने की अपनी पुलिस को। लेकिन इस तरीके से ऑन बोर्ड किए बगैर इस तरह का कोई एक्शन करना और उसके बाद जो रिज़ल्ट आए उस रिज़ल्ट के ऊपर बजाय फेडरल गवर्नमेंट को सच्चाई बयान करने के इस तरह के बयानात देना ये काबिल मुज़म्मत है। इसके साथ साथ जो है दूसरी बात कि हमारा जो प्रोविंशियल एक्शन प्लान है उस पर हमने काम शुरू किया हुआ है और हमने अपना प्रोविंशियल एक्शन प्लान जो बनाया है वो हमने ये चीज़ें मद्देनज़र देख कर बनाया है कि इससे पहले जो तजर्बात हुए, जो चीज़ें हुई, उनका क्या रिज़ल्ट आया और अब हम कैसा प्लान बनाएंगे जिससे हमें अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी वर्किंग शुरू की हुई है और उसको हम ऑन ग्राउंड जिस तरीके से कर रहे हैं उसके बड़े अच्छे नताइज आ रहे हैं। आपने खुद देखा करक के अंदर हमला हुआ और अवाम निकली कि हम अपनी पुलिस के साथ हैं, फोर्सेस के साथ हैं और हम मुकाबला करेंगे दहशतगर्दी का। इस तरह लक्की की अवाम ने इसी तरीके से ऐलान किया कि अगर कोई हमला होगा, दहशतगर्दी होगी तो हम भी खड़े होंगे। और फॉलोड बाय हमारे और जो ज़िले हैं उनके अंदर भी माशाल्लाह एक ऐसा अवाम के एतमाद के साथ एक ऐसा लाइमर बनाया जा रहा है कि अवाम साथ खड़ी हो और अपनी फोर्स जब खड़ी होगी तो दहशतगर्दी का मुकाबला भी करेगी और ख़ात्मा भी करेगी। लेकिन यहाँ पर जो रवैया फेडरल गवर्नमेंट और इनकी पॉलिसीज़ का है उससे जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, आते रहे हैं और आगे जो मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल बड़े ख़तरनाक है। इसलिए मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि जिस बातचीत के ऊपर आपने आमादगी की है उसके ऊपर आगे बढ़ें और आगे बढ़ के, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा, इस बॉर्डर के ऊपर हालात ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इस पूरे रीजन में अमन कायम नहीं हो सकता। सिर्फ बातों से, दावों से कुछ भी नहीं होना।
और उसके रिज़ल्ट हमारे सामने हैं जो हम देख रहे हैं। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं। अब हम ये नहीं देख रहे कि हमारे वो लोगों ने हथियार क्यों उठाया, उसकी वजूहत होंगी, हमारी गलत पॉलिसीज़ होंगी। अब उन्होंने हथियार उठा ही लिया है तो उनसे निपटने के लिए जिस तरीके से निपटा जा रहा है तो मेरे ख्याल में ये गलत है। अपने लोगों को ओन करें। वो कहते हैं विन द हार्ट्स। इस जंग को जीतने के लिए आपको लोगों के दिल पहले जीतने पड़ेंगे, एतमाद का रिश्ता बहाल करना पड़ेगा, लोगों को साथ मिलाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर अपने सूबे की हद तक, तो हम इंशाल्लाह अपनी जिस तरह पुलिस को एम्पावर कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, अपने ऑपरेशन प्लान जो हमने बनाया है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया हुआ है, तो हम उसके रिजल्ट तो ले लेंगे। लेकिन जब तक फेडरल लेवल के ऊपर ओवरऑल इस रीजन में हमारी बॉर्डर्स के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर प्रॉपर कोई बातचीत नहीं होगी तो हमें वो रिजल्ट नहीं आ सकते जो रिजल्ट हम इस हवाले से चाहते हैं। इसके साथ साथ अफगान रेफ्यूजीज़ का जो मामला है उस पर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा एक वाज़ेह किस्म का मौक़िफ़ है कि अपनी रिवायात को देखते हुए हम कभी भी लोगों को इस तरीके से, इस तरह पहले हुआ कि लोगों को जाके बॉर्डर पे छोड़ दिया गया बेसर सामानी की हालत में, बच्चों को, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को, और उससे पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो सबके सामने है। चूँकि ये फेडरल सब्जेक्ट है, इलीगल जो फॉरनर्स होते हैं, लेकिन हमारे सूबे में हमने कैंप लगा लिए हैं। हमारे सूबे में वॉलंटियर बुनियाद पर जो जाना चाहता है हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, इज़्ज़त देंगे और अपने अखराजात के ऊपर उनको इज़्ज़त से छोड़ के भी आएंगे। जो यहाँ से लोगों को लेके आते हैं उनके लिए भी हमारा यही रवैया होगा और यही हमारी रिवायात हैं। लेकिन सूबे की पुलिस, सूबे की इंतज़ामिया किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं निकालेगी वहाँ से, ये क्लियर मैसेज है, किसी को भी नहीं निकालेगी। क्योंकि इन हालात में किसी को इस तरह निकालना कि वहाँ पर उनके लिए बंदोबस्त ना हो, वहाँ पर वो गवर्नमेंट उनको ओन ना करे, वहाँ पे उनकी रिहाइश के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई अरेंजमेंट्स ना हो, तो इस तरीके से लोगों को बाहर भेजना, बल्कि इस तरीके से निकालना जो है वो ना हमारी पॉलिसी है, नहीं हमारी रिवायात है और नहीं हम ऐसा करने देंगे। आखिर में मैं सूबे के NFC के हवाले से और कुछ और चीज़ों के हवाले से बात करता हूँ जो कि बेसिकली जड़ हैं कि ये जो हालात बन रहे हैं और हमने जो मर्ज किया एक ऐसे इलाके को जहाँ पे हमने ऑपरेशन किए अपने लोगों पर और उससे कोई रिजल्ट भी नहीं आए, तो उसके बाद हम उनको जो वादे किए थे वो वादे हमने पूरे नहीं किए, जिससे और भी गैर एतमादी हुई है। इस वक्त NFC ना देना, 58-57 लाख आबादी आने के बाद उस सूबे को, उस सूबे के साथ और उस सूबे की उस आवाम के साथ जो उनके साथ मुंसलिक हुई है, मर्ज हुई है, उनके साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैंने अप्रैल की डेडलाइन दी थी, मेरे साथ इन्होंने एग्री किया था कि अप्रैल में NFC बुलाई जाएगी, रिवाइज़ किया जाएगा और ये एजेंडा आएगा। तो एजेंडा हमारा एक कानूनी है और आईनी हक है, इस पर हमें भी कंटेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें आईनी तौर पर ये पैसा मिल रहा है आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से जो आइन में लिखा हुआ है। तो अभी सदर साहब को जो है वो कोरोना हुआ है, मुझे पता चला अप्रैल स्टार्ट होते ही। मेरी दुआ है कि वो जल्दी से एहतियाब हो जाएँ, क्योंकि अप्रैल में ही NFC होनी है और उनका होना ज़रूरी है। नहीं तो फिर कायम मकाम सदर जो भी होंगे उनसे हम ये काम कराएंगे। मैं बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ, अप्रैल मीन्स अप्रैल, ये मेरा आइनी हक है। इस आइनी हक के लिए फिर मैं निकलूँगा, पूरे सूबे की आवाम को भी लेके निकलूँगा, पूरे सूबे की पुलिस को, इंतज़ामिया को, सरकारी मुलाजमीन को, सबको लेके निकलूँगा और ये हक मैं मांगता हूँ। और अगर मुझे हक नहीं मिलेगा तो फिर मैं दिखाऊँगा कि मेरा सूबा, मेरी आवाम इतनी कमज़ोर और इतनी लावारिस नहीं है कि अपना हक ना ले सके। मुझे इस वक्त AIP का वो पैसा जो कि फेडरल गवर्नमेंट देती है मर्ज डिस्ट्रिक्ट में, इन हालात के बावजूद भी पिछले 11 महीनों से पेमेंट नहीं हो रही। मैं चला रहा हूँ फिर भी निज़ाम को अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये ना देना इस बात का सबूत है कि इनकी इतनी सीरियसनेस है। इस हवाले से जो नेट टाइटल का हमारा वो 2020 अरब है, वो तो अलहदा है एशियन काजी वाला, उसकी तो बात चलेगी। उसके अलावा जो रेगुलर हमें आता है उस पर भी 75 अरब रुपया हमें नहीं दिया गया। ये साबित करता है इनकी सीरियसनेस को रिगार्डिंग KP एक सूबा और फिर मर्ज एरिया जो कि मर्ज होकर हमारे साथ आया। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि ठीक है, माशाल्लाह रेवेन्यू मेरे पास बहुत है, मैं एक निज़ाम को चला रहा हूँ, लेकिन इन पैसों के मिलने से इन लोगों की जो डेवलपमेंट होगी, यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट होगी, यहाँ पर जो मसाइल हल होंगे, उससे ये हालात कंट्रोल होंगे। तो मेहरबानी करके, हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हमारा ये आइनी हक है और हमारा ये कानूनी हक है
हमें दिया जाए। इस वक्त भी कुर्रम में मसला बना, सारा फाइनेंस सूबाई हुकूमत कर रही है उसको। आपका बकाखेल में कैंप है, इनकी जिम्मेदारी है, इन्होंने पेमेंट्स रोकी हुई हैं, उनको पेमेंट सूबाई हुकूमत कर रही है, एहसान नहीं कर रही। हमारा ये फ़र्ज़ है, हम करेंगे, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है, जिसकी कमिटमेंट है, उसका ना करना उनकी मिसकमिटमेंट, उनकी जिम्मेदारी और गैर संजीदगी, ये तीनों चीज़ें जो हैं इससे वाज़ेह होती हैं। और मैं आखिर में इतना ही कहूँगा कि जो ये बातें मैंने की हैं, इसे मैंने टाइम लाइन भी दे दी हैं, इसे मैंने मौके भी दे दिया है। इसके ऊपर आगे फिर जो भी चीज़ आएगी सामने तो उसे फिर आपको फिर कौम को फिर इंशाल्लाह इस पर आगाह किया जाएगा। आपने दहशतगर्दी की बात की, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी पाकिस्तान के लोगों को, मुसाफिरों को बेदर्दी के साथ बसों से उतारकर गाड़ी से उतारकर शहीद किया गया। फिर उसके बाद उनको इंसाफ मिला तो दूर अभी तक 6 माह से ज़्यादा का गुजर चुका है, मुआशरे में है, 3 तक कोशिश करने लगा सके हैं, उनको इंसाफ को फराहम नहीं कर सके। आप कब तक उनको गले लगा रहे हैं? और साथ साथ जिन पुलिस ऑफिसरों को शहीद किया गया था उनकी तहकीकात कहाँ तक पहुँच चुकी है इंसाफ फराहम करवाने? पहली बात तो ये देखिए जी, ये जो पड़ा चिराग का मसला है 103 साल से पुराना मसला है। हमेशा यही हुआ कि वक्ती तौर पर हल हो जाता था तो उसमें हुकूमत आराम से बैठ जा रही थी। हमने उसका वाज़े मुकम्मल हल निकाला है। बंकर्स हमने जिरगा करके बिठा के बंकर्स को हम ख़त्म कर रहे हैं। और ये बंकर हज़ारों की तादाद में जब बने और बनने दिए गए तो उस वक्त सत्तू पी के जो सो रहे थे उनका जिम्मेवार तो मैं नहीं हूँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर वहाँ पर जो हुआ डिप्टी कमिश्नर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ये अमलदारी साबित होती है हुकूमत की कि वो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी फ्रंट लाइन पे वो ज़ख्मी हुआ, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर ज़ख्मी हुआ, उसमें हमारे लोगों ने शातें दी वहाँ पर। उसके बाद जो कार्रवाई नहीं छोड़े जा रहे थे उसके ऊपर ट्रकों को जलाया गया, हमले किए गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से अब तक मुतवातिर हमारे कार्रवाई जा रहे हैं। मैंने मसले का मुकम्मल हल निकाला है और अल्हम्दुलिल्लाह आपस में बैठ के एक सीज़ फायर के साथ साथ इस वक्त उस पूरे रोड के ऊपर 1 अरब रुपया मैंने दिया है, जिसके ऊपर मुकम्मल चेक पोस्टें बन रही हैं, मुकम्मल कैमरे लग रहे हैं, ताकि मसला वंस फॉर ऑल हल हो। वक्ती तौर पे नहीं कि एक सीज़ फायर हो गया जिरगेगा तो बाद मैं आराम से बैठ जाऊं। तो उस पर इंशाल्लाह काम हो रहा है और हमने कोई कसर नहीं छोड़ी किसी भी तरह की इस मसले के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी महीनों से वहाँ पे अमन भी है और इंशाल्लाह सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। हाँ, अब आप जो कह रहे हैं इसमें फेडरल हुकूमत का क्या फिर रोल, मैंने रिक्वेस्ट की कि पैसे मैं दूँगा, एविएशन से मुझे जहाज़ दे दो ताकि मैं लोगों को ला सकूँ। मेरा हेलीकॉप्टर तो वहाँ पर चल रहा है चिंची की तरह, लेकिन एक हेलीकॉप्टर की गुंजाइश 16 बंदे नहीं है, कैसे कितने बंदे वो लेके आएगा और ले जाएगा। फिर कुछ फ्लाइटों के बाद उसको फिर दोबारा ठहराना पड़ता है। हेली की सर्विस एक और तरह की है। मैंने कहा पेमेंट भी मैं करूँगा, इन्होंने मुझसे वादा किया कि आपको हम जहाज़ देंगे, न वो जहाज़ दे रहे हैं न मुझे C-130 मिल रहा है और मेरा हेलीकॉप्टर जो है उस पर काम कर रहा है और मेरे पास ये वसाइल है नहीं, अपना जहाज़ मेरे पास है नहीं। तो ये भी हमारे पार्ट पे तो जो है हमने किया, इनके पार्ट पे जो था इन्होंने कुछ नहीं किया। आपने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की बात की, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशनों की बात की, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में जो जिस तरह की दहशतगर्दी हो रही है, एक तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जो कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और दूसरा ये है कि जो लोग वहाँ के उनको गुट तालिबान कहते हैं, क्या उनके खिलाफ भी बला तफरीक मतलब कार्रवाई हो रही है? क्या डी खान या बाकी अजला में उनके दफातर अभी भी मौजूद है? और साथ साथ अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है मुख्तलिफ ममालिक के साथ लगती है, तो खैबर पख्तूनख्वा या पाकिस्तान में दहशतगर्दी क्यों? देखिए जी, पहली बात तो है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में क्यों, ये एक बहुत पेचीदा बात है। पाकिस्तान में इसलिए कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है। पाकिस्तान में इसलिए कि पाकिस्तान 27वें माह रमज़ान को वजूद में आया है। और पाकिस्तान में इसलिए कि जो अगर आप तारीख़ी तौर पे देखें, जो इस्लाम में बताया गया है खिते का कि जहाँ से ग़ज़वा बदर होनी है या ग़ज़वा हिंद होनी है, ग़ज़वा हिंद सॉरी, तो वो यही खिता है। ठीक है, अब बात यह है कि जो इंटरनेशनल जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, ये एरिया एक फोकस में है। उसमें मिनरल्स भी हैं। अभी आपको बहुत सी चीज़ें वक्त के साथ पता चलती हैं, हमें तो कोई बताता नहीं है, निकालनी पड़ती हैं। 1956 से लेके 1970 तक एक सर्वे हुआ है, बाकायदा एग्रीमेंट पे सर्वे हुआ है, USA और पाकिस्तान की एजेंसीज के दरमियान मौजूद है डॉक्यूमेंट। किस चीज़ पे कि माइन एंड मिनरल्स जो हैं इस पूरे खिते में, और उन्होंने उसको इंडो पाक के तौर पे लिया है, पाकिस्तान के तौर पे नहीं लिया। और उसमें ये वाज़े लिखा हुआ है उस एग्रीमेंट में कि ये एक इकनॉमिक बहुत बड़ा हब है इस माइन एंड मिनरल्स का। उसके बाद अफगानिस्तान पे हमले होते हैं, ईरान के हालात आपके सामने हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर
जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, आप कुवैत से शुरू हों, इराक, शाम, फ़लस्तीन, मुसलमान ममालिक पे क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं जो इस्लाम दुश्मन है वो इन चीज़ों को देख रही हैं कि हमारी कुरान के मुताबिक, इस्लामी तारीख के मुताबिक, हमारा जो मुसलमानों का एक ईमान है उस पर जो चीज़ें मुंसलिक हैं, उससे नुकसान जिन को होना है, जिन फोर्सेस को होना है, जिन अवामिल को होना है, तो वो हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। और बाकी जो आपने बात की है, जो गुड बैड तालिबान के बारे में आप कहते हैं, तो मैं तो हमेशा इसका मुखालिफ हूँ। ये बताइएगा कि गुड बैड तालिबान में बात कर लूँ कि पहले की हुई है? मुलाकात हुई है आपकी अडयाला जेल में इमरान खान साहब से, उस मुलाकात के बाद जो खबरें चली हैं, देखिए पहली बात तो ये है, आपको ये कहना चाहिए कि मेरी मुलाकात 2 महीने बाद क्यों हुई। मैं एक वज़ीर आला हूँ, वो मेरी पार्टी का लीडर है, मेरा लीडर है, और मुझे मुलाकात के लिए 2-2 महीने वेट करना पड़ता है, जबकि बहसियत वज़ीर आला मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं किसी भी जेल में जाके किसी को भी मिल सकता हूँ। तो आपको ये कहना चाहिए, निके काबा या वड्डे काबा, वो तो आप अब्बा बना हुआ है ना यहाँ पर, असल में तो निके काबे और वड्डे काबे हमने बनाए हुए हैं। आईनी तौर पर तो मुझे हर हफ्ते मिलना चाहिए, मेरे पास अदालत का ऑर्डर भी है। मुज़ाकरात को नहीं मानती होती थी जब ज़ुबैर साहब बाजवा से मिलते थे, बेगम साहबा मिलती थी, तो क्या अब उसी तरह का परताव बाद में निकल सकता है? देखिए बड़ी क्लियर बात है, इमरान खान साहब ने खुद हमेशा मुज़ाकरात की बात की है। अपने एक इमरान खान का जो एक विजन है उस पर वो कहता है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से होता है, ऐसा ही है ना। अब बात यह है कि इमरान खान जब जेल से बाहर थे, उस वक्त इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। उसके बाद भी मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान कि जो मुज़ाकरात की बात है उसके अंदर इमरान खान डील नहीं करेगा। डील अपनी ज़ात के लिए होती है, डील अपने किसी मनसब के लिए होती है। इन्होंने की है डीलें, इन्होंने लिए NRO और डीलें की हैं। इमरान खान डील नहीं करता, न वो करेगा, न ही वो किसी डील के लिए इस वक्त जेल में है। वो एक मकसद के लिए, एक नज़रिए के लिए, जो इस वक्त गैर कानूनी तौर पर जेल में है, और उसकी बीवी भी है, हमारी और लीडरशिप भी है, अभी भी हमारे बहुत से कारकुनान भी है। तो डील वाली बात नहीं है। हाँ, मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए, उन चीज़ों पे जो गलत हुई हैं उनकी इस्लाह करके अगर एक रास्ता निकलता है तो मेरे ख्याल में हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। सीएम साहब ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मुज़ाकरात के लिए बानी PTI रजामंद हो गए या गंडापुर साहब को कोई टास्क दे दिया गया। जो अंदर मुलाकात हुई है उसके बारे में आपकी पार्टी तरदीद कर रही है, आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या बातचीत हुई है, क्या वाकई खान साहब राजी है मुज़ाकरात के लिए, उन्होंने आपको टास्क दिया है कि करें? पहली बात तो ये है कि मुलाकात हुई है मेरी, तरदीद कर रहा है कोई और, बयान मैंने दिया नहीं है। क्या मैंने बोला कि मेरे साथ मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब ने मुझे कोई टास्क दिया है या मेरी बात हुई है? मैंने तो नहीं बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, ना ऐसी कोई बात हुई है। खान साहब के साथ मेरी एक लंबी तफसीली मुलाकात हुई, बड़े अरसे बाद हुई, जल्दी होनी चाहिए। उस पर हमने हुकूमती मामला भी डिस्कस किए। सबसे ज़्यादा खान साहब जो कंसर्न था वो रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म का था, वो भी डिस्कस किया। इंटरनेशनल जो है हमने वो भी डिस्कस किया कि इंटरनेशनल जो हमारे बॉर्डर्स हैं, हमारे जो मामलात हैं, हालात हैं, उसके ऊपर भी बात हुई। साथ साथ मैंने खान साहब को पहले ही बताया हुआ है, खान साहब मुझे नहीं कहता, न उसने मुझे कहा, लेकिन बहैसियत वज़ीर आला, बहैसियत PTI का वर्कर, मैं इमरान खान की जंग लड़ रहा हूँ, हर फोरम पे लड़ रहा हूँ, मैं लड़ता रहूँगा, जो मुझसे होगा मैं करूँगा और मैं कर रहा हूँ। सीएम साहब आपने NFC अवार्ड के हवाले से बात की है, तो हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तरबेला डैम की रॉयल्टी में तकरीबन अब जो 2000 अरब रुपए है, क्या वो भी जो कि बैलेंस चलता आ रहा है वो भी इस NFC अवार्ड में एजेंडे का हिस्सा होगा या सिर्फ आप NFC अवार्ड पे जाएंगे? NFC अलहदा है, ये CCI का इशू है। चंगेज खान जदून हूँ, प्याम खैबर न्यूज़ जी, ये NFC एक अलहदा इशू है। ये जो आप बात करें ये CCI में है, ये AG कादी फार्मूले के तहत हमें पहले भी एक 1680 अरब रुपया हमारा जब था, तो उसके अंदर खट्टर साहब के टाइम में उन्होंने एक डील करके 80 अरब रुपये में बाकी ख़त्म कर दिए थे। अब वो पैसे बढ़ के 2020 अरब बने हुए हैं, उससे भी हमारी बात हो रही है, मैंने लेटर भी लिखा है और उस पर काम हो रहा है इंशाल्लाह। वो भी हमारी एक अलहदा जंग है, वो अलहदा CCI के अंदर इंशाल्लाह आएगी, उस पर भी इंशाल्लाह हम कंटेस्ट कर रहे हैं। और अभी उन्होंने कहा कि उस पर बात करते हैं, एक BT भी इसमें हुई है, अगर रिजल्ट ना निकला तो हम इस मामले पर और हमारा जो टोबैको वाला है उस मामले पर हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं।